एक गांव में सुरेश और शोभा नाम के एक बाप बेटी रहते थे। शोभा की मां की मृत्यु के बाद सुरेश ने एक साथी के रूप में रमा नाम की लड़की से शादी कर ली। वो शोभा की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। शोभा बहुत खुश थी। एक दिन सुरेश शोभा के पास आया। शोभा बिटिया, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा, मेरी टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है, वही कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताओगी? पूछो पूछो। क्या नई माँ तुम्हारी अच्छी देखभाल कर रही है? उसने ऐसे पूछा। फिर शोभा, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए, वो मेरी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। वो मुझसे कभी तेज आवाज में भी नहीं बोलती। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है गुड़िया, अपना होमवर्क कर लो। ये कहकर वो वहां से चला गया। फिर वो रमा के कमरे में गया और ऐसा कहा, रमा, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। जब मैंने फिर से शादी करने के बारे में सोचा तो मैं चिंतित था कि तुम शोभा की देखभाल कैसे करोगी। इतने दिनों मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। रमा बोली, वो अकेली तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। मेरे सिवाय उसकी देखभाल कौन करेगा? अब से शोभा की कभी चिंता मत करना। उन वचनों को सुनकर सुरेश एकदम निश्चिंत हो गया। 1 वर्ष बाद रमा ने एक बालक को जन्म दिया। उस परिवार में खुशियां छा गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। रमा का अपना बेटा हो जाने के बाद भी वो शोभा से पहले की तरह ही थी। एक दिन रमा बाजार जा रही थी तो रास्ते में उसे श्यामला मिली। अरे रमा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ श्यामला, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम बाजार की तरफ जा रही हो? हाँ, जा रही थी। तो साथ ही चलो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। हाँ तो बताओ, परिवार में सब कैसे हैं? सब ठीक है। तुम अपनी पति की दूसरी पत्नी हो ना? क्या कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। और तुम्हारी सौतेली बेटी, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम सब बेहद खुश हैं। अभी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि आगे जाकर कोई समस्या ना खड़ी हो। क्या कहना चाह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने उस लड़की को जन्म नहीं दिया। ध्यान रखना कि संपत्ति का बंटवारा तुम्हारे बेटे और उसके बीच बराबर हो। कभी बड़ी लड़की सब न ले जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। अभी नहीं समझोगी, बाद में पछताओगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसे ही वो दोनों बाजार चली गई। रमा उस मुलाकात के बाद उलझन में पड़ गई। जैसा श्यामला ने कहा, क्या मेरे बेटे के साथ अन्याय होगा? जब वो ऐसा सोच रही थी, सुरेश बाहर से आया और एक पैकेट रमा को देते हुए कहा, रमा देखो, मैं बच्चों के लिए कपड़े लाया हूँ। उसने पैकेट रमा को दिया। रमा ने कपड़े बाहर निकाले और देखा, शोभा की पोशाक बहुत सुंदर थी, जबकि रमा के बेटे की ड्रेस सामान्य। ये क्या, शोभा की ड्रेस इतनी शानदार लाए हो, लेकिन मेरे बेटे की ड्रेस में कुछ खास नहीं। शोभा स्कूल जाती है ना, इसलिए मैंने उसके लिए एक जरा हटकर खरीद ली ड्रेस। हमारा बेटा तो अभी घर पर ही रहता है, इसीलिए नॉर्मल सी खरीदी। सुरेश के कहने पर रमा को लगा कि श्यामला ने जो कुछ कहा है वो सच है। दिन ब दिन रमा का दिमाग उलटने लगा कि सुरेश उसके बेटे के साथ अन्याय कर रहा है, और वो एक दिन श्यामला से मिलने गई। अरे रमा, आज अचानक मेरे घर? मैं तुमसे बात करने आई हूँ। क्या बात? मुझे लगता है तुमने जो कहा था वो सच है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के साथ अन्याय होगा। मेरे पति अपनी बेटी पर ज्यादा प्यार दिखाते हैं। मैंने कभी इन सब बातों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे लगता है तुम्हारी बात सच है। ओह, क्या ऐसा है? फिर तुम क्या करने की सोच रही हो? यही तो मैं समझ नहीं पा रही और तुमसे पूछने आई हूँ। समस्या तो तुम्हारी सौतेली बेटी से है, तो उसे अपने जीवन से हटा दो। ये कैसे संभव है? उसे किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दो जिसके बच्चे ना हो, तो तुमको पैसा भी मिलेगा। रमा घबरा गई। हे भगवान, क्या होगा अगर मेरे पति को इसके बारे में पता चल गया? अरे, ये मत कहना कि तुम बेच रही हो। उसने रमा के कानों में कुछ खुसफुसा कर कहा। रमा को ठीक लगा और सुरेश से, सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बताओ रमा, क्या बात है? हम अपनी बेटी शोभा को शहर में मेरे रिश्तेदारों के घर भेज देते हैं। वहाँ बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं। उनके बच्चे भी नहीं,
वे शोभा को भेजने के लिए आग्रह कर रहे हैं। वो उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। अगर उसे अच्छी शिक्षा मिले तो भेज सकते हैं। वो राजी हो गया। तब रमा ने सुरेश की जानकारी के बिना एक दंपत्ति से पैसे लिए और शोभा को उनके पास भेज दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन शोभा की नानी चेकअप के लिए अस्पताल गई। जब वो लौट रही थी तो उसने देखा कि शोभा वहां खेल रही है। अरे, ये बच्ची तो शोभा की तरह दिख रही है। वो तुरंत उसके पास गई। बेटी शोभा। नानी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मुझे देखकर मिलने आई हो? नहीं बेटी, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? तभी अंदर से एक शख्स आया। शोभा, मैंने तुमसे कहा था किसी बाहरी व्यक्ति से बात मत करना। अंदर आओ। तुम कौन हो? हमारी शोभा यहाँ कैसे आई? उसके माता पिता ने उसे पैसे लेकर हमें बेचा है। उसने ऐसा कहा और शोभा को अंदर ले गया। ये सुनकर नानी आग बबूला हो गई और सीधे सुरेश के घर पहुंची। क्या तुम में कोई शर्म है? तुम एक जरा सी बच्ची को नहीं पाल सके? फिर तुम उसे इस जीवन में लाए ही क्यों? जैसे ही मेरी बेटी की मौत हुई, मुझे अपनी नातिन को अपने साथ ले जाना चाहिए था। तुम जैसे राक्षस ने पैसे के लिए उसे बेच दिया। मेरी बेटी की आत्मा तुम्हें कोसती होगी। इस तरह वो बिना रुके खौलते पानी की तरह उफनती रही। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी बेटी को बेच दिया? उसने ऐसे पूछा। फिर नानी ने सब कुछ बताया। सुरेश को झटका लगा और रमा से, क्यों रमा? हमने उसे पैसे के लिए नहीं बेचा है ना? तुमने कहा था वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मेरी सास को बताओ। उसने ऐसे पूछा। तब रमा डर के मारे चुप हो गई। सुरेश समझ गया और उसे जमकर पीटा। रमा ने सब कुछ सच उगल दिया। सारी बात को सुनकर, तुमने अपनी सहेली की बकवास सुनी और सोचा कि मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दो। तुम इतनी इनसिक्योर हो। मैंने कभी बच्चों के बीच कोई फर्क नहीं किया। तुम्हारे दिल में बेवजह की शंका थी, इसलिए हर बात गलत नजर आई। सबसे पहले पैसे लाकर दो, मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। तब रमा ने पैसों से भरा ब्रीफकेस लाकर दे दिया। सुरेश ने वो पैसा लिया और तुरंत चल दिया। वहां शोभा को खरीदने वाले लोग दूसरे देश जाने के लिए तैयार खड़े थे। तभी सुरेश वहां पहुंच गया और उनसे कहा, मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोलकर मेरी बेटी आपको बेच दी। अपने पैसे ले लीजिए और मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। इस तरह उसने उनसे बहस की और शोभा को घर ले आया। रमा, अब तुम मेरे घर पर एक पल और नहीं रुक सकती। अपना सारा सामान उठाओ और निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन पकड़कर तुम्हें धकेल दूंगा। सुरेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ। मैंने दूसरे की बातों पर विश्वास कर लिया और इतनी बड़ी गलती कर बैठी। अब ऐसा नहीं होगा। उसने विनती की। सुरेश ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद रमा बिना किसी बुरी शंका के दोनों बच्चों के साथ सुख से रहने लगी। हमें दूसरों की कही बात को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हम खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। एक गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था। राम की बेटी का नाम था स्वाति। राम अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। राम अपने घर के पास एक खेत में काम करता था। स्वाति एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई और वो शहर चली गई। एक दिन घर पर राम सोचने लगा, स्वाति अब शादी की उम्र की हो गई है। मुझे उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाशना चाहिए और उसकी शादी कर देनी चाहिए। वो ऐसे सोच रहा था, तभी स्वाति ने राम को फोन लगाया। राम ने फोन उठाया। प्यारी स्वाति, बस अभी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था बेटी, और तुम्हारा कॉल आ गया। मैं जानती हूँ बाबा कि आप मुझे हमेशा याद करते रहते हो। बताइए, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? और क्या सोचूंगा, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था। अभी इतनी जल्दी शादी क्यों बाबा? क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ? ऐसा नहीं बेटी, तुम शादी की उम्र की हो गई हो। अगर मैं तुम्हारी शादी कर दूं तो मुझे खुशी होगी। ठीक है बाबा, मैं अगले हफ्ते घर आऊंगी, फिर हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। इस तरह वो कॉल काट देता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। स्वाति घर आ गई। पापा, मैं तुम्हारे पास आकर बहुत खुश हूँ। जब मैं शहर में थी तो रोज गांव वापस लौटने के बारे में ही सोचती रहती थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटी। मुझे तो रोज तुम्हें देखने का मन करता है।
और बेटी, एक और बात, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहता हूँ। उसने ऐसे कहा तो स्वाति कुछ देर चुप रह गई। क्या हुआ बेटी, ऐसी चुप्पी क्यों साध ली इस बात पर? कुछ नहीं पापा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो फिर सोच में पड़ गई। जो कुछ भी बताने की सोच रही हो, हिम्मत रखो और बता दो। उसने ऐसे कहा। स्वाति अपने पिता से फिर साहस जुटाकर बोली, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। उसका नाम महेश है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझे बहुत पसंद करता है। मैं भी उसे पसंद करती हूँ। अगर आप सहमत हो तो मैं उससे शादी करना चाहूंगी बाबा। अगर आपको मेरी कही हुई बात से बुरा लगा है तो आप मुझे अपना फैसला बताइए। मैं आपके फैसले के मुताबिक ही चलूंगी। अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने ऐसा कहा। स्वाति, मुझे पता है कि तुम कोई गलती नहीं करोगी। तुमने अपनी इच्छा मुझसे बांटी, मुझे अच्छा लगा। उस लड़के से कहो कि मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हूँ। एक बार अगर हम लड़के के माता पिता से मिलकर बाकी बातें कर ले तो अच्छा रहेगा। उसने ऐसा कहा तो स्वाति बहुत खुश हुई। थैंक यू पापा, उसने कहा और जाकर महेश को फोन किया। हेलो महेश, हमारे लिए एक अच्छी खबर। मेरे बाबा ने हमारी शादी के लिए हामी भर दी। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और अब तुमको अपने माता पिता को इसके बारे में बताना होगा और उन्हें हमारे घर लाना होगा। इसमें कितना समय लगेगा? मैं अपने माता पिता से बात करता हूँ और सब तय हो जाने पर तुमको फोन करूंगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। फिर महेश अपनी माँ जानकी के पास गया। वो एक बड़ी लालची औरत थी। महेश की बात सुनकर, क्या लड़की के पास संपत्ति वंपत्ति है? कितना दहेज देंगे? माँ, मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे दहेज शब्द से ही नफरत है। तू क्या जानता है? चुप रह। सबसे पहले हम लड़की के घर जाएंगे, बाद में मैं तय करूंगी कि क्या करना है। फिर महेश और जानकी स्वाति के घर गए। एक तरफ स्वाति और राम बैठे थे। मेरे बेटे के पास कई अमीर और खानदानी लोगों के रिश्ते आए, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि वो तुम्हारी बेटे से ही शादी करेगा। अब मुझे अपने बारे में बताओ। ये सुनकर राम बोला, आपको मेरे बारे में बताने के लिए क्या है? मेरी एक ही बेटी है। मैं गरीब इंसान हूँ। आप और जो कुछ पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। ठीक है, अब मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ लेती हूँ। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करना चाहते हो तो तुम्हें दहेज के रूप में 30 तोला सोना देना होगा, तभी मैं इस शादी के लिए राजी होंगी। ये सुनकर स्वाति चौंक गई। फिर महेश, ये क्या है माँ?